Good afternoon. Good afternoon, students. My name is Manish, and I am your organic chemistry teacher. Organic chemistry मतलब जो आपके पास केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है that contain 3 पेपर. उसके 3 पेपर हैं. फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज फिजिकल केमिस्ट्री, and third is organic chemistry. And I will teach you organic chemistry paper number 3. मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जो आपका पेपर नंबर 3 है. तो क्या है, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम में आपके पास 7 क्वेश्चन आएंगे. 7 क्वेश्चन आते हैं और यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर सिलेबस की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए और सेक्शन बी. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज सेक्शन ए का फर्स्ट चैप्टर. सेक्शन ए, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है इसका, दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग. इट मीन्स स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आपका फर्स्ट चैप्टर है सेक्शन ए का. उसके अंदर जो आपका सिलेबस के अंदर सबसे पहला टॉपिक है दैट इज लोकेलाइज एंड डीलोकेलाइज बॉन्ड. लोकेलाइज और डीलोकेलाइज बॉन्ड. लोकेलाइज और डीलोकेलाइज बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले हमें ये ज़रूरी है जानना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है. देखो, सबसे पहले जब हम रिसर्च शुरू हुई तो ये माना गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दैट कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो कंपाउंड हमें वेजिटेबल से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं दैट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं. और जो कंपाउंड हमें मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं दैट आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, न्यू रिसर्च हुई केमिस्ट्री के अंदर, तो ये माना गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दैट कंपाउंड in which carbon is main constituent. अगर कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट है देन दैट कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसका मतलब ये है जिसके अंदर कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इन अदर वर्ड अगर आप कहें, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव. हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके.
इसका मतलब जिस कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट होगा, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट मीन्स their reaction, their preparation, and the study of reaction mechanism and other property of organic compound is called organic chemistry। उसको हम कहते हैं organic chemistry। उसके बाद अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग किस तरह से होती है? फॉर एग्जाम्पल, यू नो कार्बन इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट है। इट मीन्स कार्बन में जिस तरह की बॉन्डिंग होगी उसी तरह की मैक्सिमम बॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी होगी। अब हम कार्बन की अगर बात करें, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s², 2s², 2p2। इट मीन्स कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एवरी एटम हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हर एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है हर एक एटम अपना। तो अब कार्बन 2 तरह की बॉन्डिंग दिखा सकता है। अगर वो या तो चारों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या फिर 4 गेन करके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले बाय फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बना के वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर ले या फिर लॉस कर ले। बट दिस इज नॉट सो इजी। ये इतना इजी नहीं है कि भी एक एटम 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और लॉस कर ले, बिकॉज देयर फॉर लॉस और गेन करने के लिए देयर आर मच एनर्जी रिक्वायर। बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, कुछ भी हो, उसके लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इट इज़ नॉट सो पॉसिबल और नॉट सो ईजी to gain or lose 4 electron. Therefore carbon form covalent bond by sharing electron with other atoms। इसीलिए जो कार्बन है हमारे पास वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाय इलेक्ट्रॉन शेयर करके अदर एटम के साथ। अब हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखें, इट मीन्स 2s²। इट मीन्स s ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। अगर 2p² की बात हम करते हैं, p सब शेल हैज 3 ऑर्बिटल px, py एंड pz। 3 ऑर्बिटल हैं। इसका मतलब अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, px में 1, py में 1 एंड pz 0। इट मीन्स कार्बन हैज ओनली 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो 4 एटम के साथ सिंगल या कोवलेंट बॉन्ड बना सके। तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s सब शेल से निकल के एक्साइट हो जाता है pz के अंदर। इट मीन्स इन दैट केस 4 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर, 4 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर। इसीलिए इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड फॉर अदर एटम। इसका मतलब अगर H के साथ ये बॉन्डिंग करना चाहता है तो ये 4H के साथ आसानी से बॉन्ड बना सकता है कोवलेंट।
इट मीन्स कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ऑर्गेनिक कोवलेंट बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मोस्टली क्या होती है, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अंदर है दैट इज लोकेलाइज एंड डीलोकेलाइज बॉन्डिंग। डीलोकेलाइज बॉन्ड, लोकेलाइज और डीलोकेलाइज बॉन्ड। अब आप अगर हम लोकेलाइज बॉन्ड की बात करें, लोकेलाइज बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड इन विच the electron confined between two nuclei only। अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो न्यूक्लियाई के बीच के अंदर ही कंसंट्रेट करें, सारे मॉलिक्यूल के अंदर ना घूमे, मूवमेंट ना करें, सिर्फ दो न्यूक्लियाई के बीच में ही रहे, दैट बॉन्ड आर कॉल्ड लोकेलाइज बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, लोकेलाइज बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, अगर एक हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, एक अनदर हाइड्रोजन एटम हमारे पास है, दोनों मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2। इट मीन्स H बॉन्ड H। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो सिर्फ दो न्यूक्लियाई के बीच में ही हैं, वो किसी तीसरे के ऊपर कन्फाइंड नहीं कर रहे। देयरफॉर दैट बॉन्ड आर कॉल्ड लोकेलाइज बॉन्ड। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, लोकेलाइज बॉन्ड। और सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए, अगर बॉन्डेड किसी कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो न्यूक्लियाई के बीच में ही रहे, वो किसी तीसरी जगह मूव ना करें, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड लोकेलाइज बॉन्ड। अगर हम अनदर एग्जांपल लोकेलाइज बॉन्ड का देखें, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। अब जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, उनके पास कोई ऐसी अदर पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो मूव कर जाए। देयरफॉर दैट बॉन्ड आर कॉल्ड लोकेलाइज बॉन्ड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लोकेलाइज बॉन्ड। लोकेलाइज बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है भी किसी दूसरे तीसरे एटम के पास ये जा सके। इसका मतलब कंसंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ दो न्यूक्लियाई के बीच के अंदर, किसी तीसरे के ऊपर ये मूव नहीं कर रहे। दैट बॉन्ड आर कॉल्ड लोकेलाइज बॉन्ड। और इन दी सिमिलर मैनर अगर हम डीलोकेलाइज की बात करें, डीलोकेलाइज बॉन्ड क्या होते हैं, इन विच द इलेक्ट्रॉन नॉट कंसंट्रेट बिटवीन टू न्यूक्लियाई। और अगर ये कहा जाए कि सिर्फ दो न्यूक्लियाई के बीच के अंदर कन्फाइंड नहीं है, फॉर एग्जांपल 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसके अंदर 4 कार्बन है। ठीक है। अब अगर हम इसकी डीलोकेलाइजेशन देखें, जो डबल बॉन्ड है वो मूव कर सकता है यहाँ और यहाँ से यहाँ। और हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएं, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ दो स्ट्रक्चर में आप देखो, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 में अगर आप देखें, जो पहले डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में था, सेकंड स्ट्रक्चर में वो 2 और 3 के बीच के अंदर है। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर 1 में कार्बन 1 और 2 के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो सिर्फ दो न्यूक्लियाई के बीच के में नहीं है, यानी कि दो एटम्स के बीच में नहीं है, बल्कि वो तीसरे पे और मूव कर गए।
जब ऐसी सिचुएशन होगी दैट बॉन्ड आर कॉल्ड डीलोकलाइज बॉन्ड, उन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज बॉन्ड, इन विच द इलेक्ट्रॉन आर नॉट confined between two nuclei। इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ दो न्यूक्लियाई के बीच में कन्फाइंड नहीं है, बट दे मूव ऑल ओवर द मॉलिक्यूल। ओके, द नेक्स्ट है हमारे पास, अब किस तरह के मॉलिक्यूल डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल शो डीलोकलाइजेशन, किस तरह के मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें आपने एक सिंपल याद रखना है, दोज मॉलिक्यूल शो delocalization in which double bond are in alternate position, और दूसरे शब्द में कहा जाए इन कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम हम उसे ही बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो। इसका मतलब डीलोकलाइजेशन मोस्टली उन्हीं कंपाउंड के अंदर होती है जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में होंगे, या फिर डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट में वो एटम अटैच होंगे जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा फॉर मूवमेंट के लिए। या तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पे एक ऐसा एटम अटैच होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो, दैट शो डीलोकलाइजेशन। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं बेंजीन। अब बेंजीन में आप देखो डबल बॉन्ड है जो दैट इज अल्टरनेट पोजीशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इसका मतलब हमारे पास बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पे है, इट कैन शो डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन के लिए अनदर कंडीशन ये भी है कि प्लेनैरिटी शुड बी देयर, सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन का मतलब है जो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है दैट फॉर्म बाय साइडवे ओवरलैपिंग, हमेशा ही साइडवे ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करें, 4 कार्बन की चेन है, सेम प्लेन में लोब होना चाहिए। अब जैसे सिंपल वे में देखें 1 2 3 4, 1 और सेकंड कार्बन के बीच में अंदर ओवरलैपिंग होती है, थर्ड और फोर्थ के अंदर। अब आप यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड है, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन जो इनके लोब्स हैं वो सेम प्लेन के अंदर हैं, इसलिए वो ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती दे डू नॉट शो ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग नहीं शो कर सकते थे, क्योंकि इन केस ये लोब और ये लोब आर 90 डिग्री, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे होने करके वो ओवरलैपिंग शो नहीं करते। दे शुड बी इन प्लेनर, प्लेन के अंदर होने चाहिए। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, प्लेनैरिटी शुड बी देयर, प्लेनर भी होना चाहिए, देयरफॉर इट शो डीलोकलाइजेशन। या फिर दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें दैट इज
डबल बॉन्ड के साथ कोई एक ऐसा एटम अल्टरनेट पोजीशन पे हो जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो। अब यहां पे देखो, यहां से लोन पेयर यहां मूव कर सकता है, यहां से यहां। इट मीन्स इट कैन शो डीलोकलाइजेशन। तो क्या कंडीशन है डीलोकलाइजेशन के लिए? सबसे पहले डबल बॉन्ड इन कंजुगेट सिस्टम में होना चाहिए, इट मीन्स अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। सेकंड, डबल बॉन्ड के साथ कोई एक ऐसा एटम हो जो लोन पेयर जिस पे अवेलेबल हो। लोन पेयर अवेलेबल का मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर सके। अब अगर यहाँ कोई एक ऐसा एटम होता जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल ही ना होते, दैट डू नॉट शो डीलोकलाइजेशन, वो डीलोकलाइजेशन शो नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहेगा मॉलिक्यूल के ऊपर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन? इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन What is the effect of delocalization on molecule? For example, सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट होता है डीलोकलाइजेशन का, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल हम लेंगे 1,3-ब्यूटाडाइईन। इट मीन्स 1 2 3 4 1,3-ब्यूटाडाइईन है। अब यहाँ कार्बन 1 और 2 के बीच के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन जब डीलोकलाइजेशन होगी, CH2 पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव, ऐसे। ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ कन्फाइंड ना करके सारे के सारे मॉलिक्यूल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मूवमेंट मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन और 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन। ठीक है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं सिंपल, तो हम ऐसा लिख देते हैं CH2। अब देखो, जो फर्स्ट हमने शुरू में कंपाउंड लिया था डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे आप देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर सेकंड और फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड ना रह के समवट सिंगल बन गया, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वो समवट पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ। प्योरली पाई बॉन्ड तो नहीं बना, लेकिन थोड़ा पाई बॉन्ड करेक्टर उसके अंदर आ गया। इसका मतलब जब पाई बॉन्ड करेक्टर आ गया तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में होनी चाहिए थी वो एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ नहीं है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इज चेंज बाय डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। सेकंड, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन change the position of इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो न्यूक्लियाई के बीच के अंदर ना रह के सारे के अंदर, सारे मॉलिक्यूल के अंदर मूव करते हैं। मूव करने का मतलब दे चेंज देयर पोजीशन। थर्ड है हमारे पास इंक्रीज इन स्टेबिलिटी।
जो थर्ड इफेक्ट है दैट इज मेन इफेक्ट, डीलोकलाइजेशन से क्या होता है, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। बाय डीलोकलाइजेशन there is increase in stability। because by delocalization there is decrease in energy, एनर्जी डिक्रीज होती है। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी इज इंक्रीज। ओके, दिस ऑल अबाउट लोकलाइज एंड डीलोकलाइज बॉन्ड, किस तरह के मॉलिक्यूल डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, इफेक्ट क्या होता है डीलोकलाइजेशन का, वो हमने डिस्कस किया। द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज वंडर वाल इंटरेक्शन। दैट इज वंडर वाल इंटरेक्शन। वंडर वाल इंटरेक्शन क्या होती है? द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, between non-polar molecule is called van der Waal इंटरेक्शन। उनको हम बोलते हैं वंडर वाल इंटरेक्शन। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मोलिक्यूल इज कॉल्ड वंडर वाल इंटरेक्शन। अब सबसे पहले वंडर वाल इंटरेक्शन को डिस्कस करने से पहले या समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन पोलर और पोलर मोलिक्यूल कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पोलर देखते हैं। पोलर मोलिक्यूल्स दैट हैज डाइपोल मूवमेंट, जिसके दो पोल हों। फॉर एग्जांपल, पोल का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, जिसके पॉजिटिव और दो एंड हों, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मीन्स फॉर एग्जांपल HCl अगर हम देखें, इट हैज टू एंड मीन्स वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। एंड का मतलब है, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं, दूसरे ने गेन करे हैं। दैट मोलिक्यूल आर कॉल्ड पोलर मोलिक्यूल। इसी तरीके से पोलर मोलिक्यूल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, H2O और भी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। नॉन पोलर क्या होते हैं? दैट डू नॉट हैज टू एंड, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जिसके नहीं होते उनको हम नॉन पोलर बोलते हैं। जिसके पोल नहीं होते पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स फॉर एग्जांपल H2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अगर हम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की बात करें, इसमें आप बता नहीं सकते कि किस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से नाइट्रोजन है, इसमें भी आप श्योर नहीं हो भी किस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एंड दैट मोलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। और इन नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी ना, उसे हम कहते हैं वंडर वाल इंटरेक्शन। दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड वंडर वाल इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब इसका आपको एंड का नहीं पता, किसी के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो वंडर वाल
इंटरेक्शन हुई कैसे फिर, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ओरिजिन ऑफ वंडरवाल इंटरेक्शन। ओरिजिन क्या है वंडरवाल इंटरेक्शन का? इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, देयर इज सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज सिमेट्रिकल। इट मीन्स ऑल द रीजन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। इट मतलब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। एट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड का भी फ्रैक्शन हम मान लेते हैं कि भाई ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना जो, दैट आर डिस्टर्ब, मूवमेंट करते हुए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, या फिर हीलियम के ले सकते हो आप, या फिर नाइट्रोजन के, कोई बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनी कंपाउंड आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम कंटेनर के अंदर हमने देख लिया अभी नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है और ये मूव कर रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर मूव कर रहा है। एट फ्रैक्शन ऑफ मिनट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड में हम मान लेते हैं ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकम अनसिमेट्रिकल। भी ये अनसिमेट्रिकल बन गया। इसके अनसिमेट्रिकल होने से क्या हो जाता है, इसके भी दो एंड क्रिएट हो जाते हैं। एक तरफ तो सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो इसके दो एंड क्रिएट हो गए। टू एंड क्रिएट होने से क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल के अनसिमेट्रिकल होने से एक मॉलिक्यूल ने दूसरे किसी मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल कर दिया, बाई चांस इसको सिमेट्रिकल कर दिया, और जो इन दोनों के बीच के अंदर इंटरेक्शन होगी ना, दैट आर कॉल्ड वंडरवाल इंटरेक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, वंडरवाल इंटरेक्शन। इट मीन्स अगर आप ओरिजिन की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ वंडरवाल इंटरेक्शन, सबसे पहले आप वंडरवाल की डेफिनेशन दोगे। व्हाट आर द वंडरवाल, क्या होते हैं इंटरेक्शन? द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वंडरवाल इंटरेक्शन। ओरिजिन क्या है वंडरवाल इंटरेक्शन का, ओरिजिन क्या है? बिकॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उसके कोई एंड नहीं है, आपको नहीं पता भी किस तरफ पॉजिटिव एंड है, किस तरफ नेगेटिव एंड है। तो क्या हुआ, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमने ये मान लिया कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने से क्या होता है, उसके टू एंड क्रिएट हो जाते हैं। उसके टू एंड क्रिएट हो गए, जब उसका टू एंड क्रिएट हो गए वो डाइपोल बन गया एक तरह से, यानी कि उसके दो पोल हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। उस डाइपोल ने किसी दूसरे मॉलिक्यूल को जो सिमेट्रिकल था उसको अनसिमेट्रिकल बना दिया और उसे भी डाइपोल बना दिया। उसके बाद जो उनके बीच में इंटरेक्शन होगी दैट आर कॉल्ड वंडरवाल इंटरेक्शन। ओके, द नेक्स्ट will be discussed later on.